नमस्कार करने के साथ चाय का एक सिप मेरा जो है, चाय के सिप के बाद में ये लाइफ एज़ इट इज़ सीरीज़ में आज हमारे साथ राजेंद्र कल्ला जी हैं। बहुत मुश्किल से मुस्कुराते हैं वो, पर देखिए आपके लिए मुश्किल अच्छा, जब आदमी को चुनौती मिलती है ना मुश्किल तो उन्होंने अपना मुस्कुराते अपना हैं। रिएक्शन दिया। हुँ, तो राजेंद्र जी आपसे मैं एक सवाल ये करना चाहता हूँ कि आदमी सवाल क्यों करता है? सवाल इसलिए करता है कि हर सवाल का आंसर ढूंढता है, इसलिए वो सवाल करता है। और स सवाल के लिए आंसर के लिए फिर वो अपने अपने तजुर्बे और अपने एक्सपीरियंसेस और शेयर करके कहीं से आंसर निकालने की कोशिश करता है। सवाल को चाहिए होता है जवाब और अगर बिल्कुल। सवाल आपका है तो उसका जवाब आपको चाहिए होता है। तो प्रश्न ये आता है कई बार सवालों के जब जवाब नहीं आते हैं, तो दीवार से सिर फोड़ लें ऐसे गाने आ जाते हैं, दीवारों से मिल के रोना अच्छा लगता है। आप क्या करते हैं जब आपको सवाल के जवाब नहीं मिलते हैं तब? हमारे को सवाल का जवाब नहीं आता तो आजकल की दुनिया में तो गूगल भाई मिले हुए हैं। हम गूगल जी को कंफ्यूज कर देते हैं और गूगल जी से पूछते रहते हैं, वो सुबह से शाम तक ढूंढते रहते हैं। तब भी जवाब नहीं मिलता तो हम रात को बंद करके गूगल को गालियां दे के सो जाते हैं। बस। बढ़िया है। तो इसे गूगल के इस समय जो गालियाँ हैं, वो गूगल कैसे हटाता है उसके बारे में हम कभी और चर्चा करेंगे। पर फिलहाल लाइफ एज़ इट इज़ में हम उस तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ पर ये जो इंक्विजिटिवनेस है, जो कि मनुष्य की प्रगति के पीछे बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, वो अलग-अलग इंसानों में अलग-अलग तरह की होती है। इसके पीछे क्या आपको लगता है कि फैक्टर्स प्ले करते हैं? जैसे आपने इंजीनियरिंग करी और फिर आप नेगोशिएशंस वाली स्किल जो है आर्बिट्रेटर के रूप में रहे, तो आप भी कोई क्वेश्चन पूछते हैं और आपको ये भी पता करना होता है कि कौन से क्वेश्चन किसको पूछने चाहिए। तो ये जो समझ विकसित होती है आपके अंदर हुई, वो आपकी जो जर्नी है उसके बारे में बहुत ब्रीफ में अगर आप थोड़ा बता सकें? मोस्टली इसका जो आपने पूछा उसका एक लाइन में आंसर है कि आपका पीयर स्ट्रक्चर कैसा रहा, आपके अराउंड फ्रेंड सर्कल कैसा रहा, आप कहाँ किस एरिया में डेवलप हुए, किन के साथ बढ़े पढ़े चढ़े, उस समय उनका कैसे इंटेलेक्चुअल लेवल रहा, वो आपके मानसिक स्तर पे हर समय उसकी एक परछाई पड़ी रहती है। आप मानो या मत मानो, बैक ऑफ द माइंड वही फिगर आगे डेवलप चलता रहता है। जो आपने बचपन में आपके फ्रेंड्स के साथ सीखा, दौड़ा, खेला कूदा, किस तरह से परसीव किया किसी प्रॉब्लम को और कैसे रिएक्ट किया उस प्रॉब्लम के वक्त अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, वो ही एक बहुत बड़ा कारण होता है या रीजन होता है जो हर आदमी के रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करता है। जो पीयर प्रेशर को बहुत सारा इन्होंने क्रेडिट दे दिया। पीयर में हम यस। पीयर प्रेशर कह दो, नहीं प्रेशर नहीं, पीयर्स को। हाँ, तो पियर्स को। पीयर में बेसिकली ये हो गया कि आपके दोस्त कैसे हैं। तो हमारे यहाँ से कभी जैसा संग होता है ना, वैसा हम्म, रंग चढ़ जाता है। हम्म, और काली कोठरी में जाओगे तो कैसे भी जतन करोगे, काली काला काजल का दाग तो लग ही जाएगा। हम्म, ऐसा कहते हैं, इसलिए कहते हैं भाई सत्संग भी करो तो भाई अच्छे लोगों का संग वगैरह हो। अब ये मेरे पास क्या होता है कि प्रश्न पूछने का एक प्रवाह जैसे एक अंदर से आता रहता है। तो एक प्रश्न और आ जाता है, एक प्रश्न आता है फिर दूसरा आ जाता है। तो अब प्रश्न ये आया कि जो आपका पीयर ग्रुप बनता है, वो आपको लगता है कॉन्शियसली आप बना लेते हो या देयर आर फैक्टर्स बियॉन्ड योर रीजनेबल कंट्रोल व्हिच क्रिएट्स द काइंड ऑफ ग्रुप दैट यू विल इम्बाइब कि भाई कैसे दोस्त बनेंगे, कैसे लोगों के बीच में उठना बैठना होगा। या अगर आप रिफ्लेक्ट करें, खास करके हमने एक सीरीज और शुरू करी थी जिसमें हम फ्रेंडशिप स्क्वायर नाम से दोस्ती के बारे में बात करते हैं। तो दोस्ती और जो पीयर ग्रुप कह रहे हैं, मैं उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा पैरेलल मान रहा हूँ, हालांकि दोस्त थोड़े और भी गहरे होते हैं वो फिर भी। तो व्हाट फैक्टर्स डू यू थिंक कम इनटू प्ले कि भाई आपका संग किन तरह के लोगों के साथ हुआ है, होता है? पीयर ग्रुप का मतलब ही यही है कि आपके जो हॉबीज हैं, आपका जो क्या कह सकते हैं ग्रोथ का पैटर्न है, वो ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न वालों को ही आपका कॉम्बिनेशन बनता है। ऐसा नहीं है कि आप क्रिकेटर की टीम के साथ खेल रहे हो और आप बास्केटबॉल के बारे में सोच रहे हो। पीयर ग्रुप मतलब ही वही है कि आपके जो फ्रीक्वेंसी मॉडल है उस फ्रीक्वेंसी के आसपास में जो लोग होते हैं उनको ही आप ज्वाइन करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कोई नॉन रिसीविंग एफएम के साथ घूम रहे हों, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो पीयर ग्रुप बनता ही उन लोगों का है जो फ्रीक्वेंसी लेवल ऑलमोस्ट प्लस माइनस 10% वेरिएशंस में होते हैं। कभी कभार कभी गलत संगत का असर भी होता है, लेकिन मेरे साथ हमारे ग्रुप के साथ जो भी था, इट इट डेवलप्ड लाइक एनीथिंग। और मोस्टली एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो काफी लोगों ने अपने अपने लेवल पे जाके आज की स्टेज में भी मैं देखता हूँ वही पीयर ग्रुप का इन्फ्लुएंस भी आगे बढ़ रहा है।
चाहे फैमिली का स्ट्रक्चर का हो या सोशल गैदरिंग में हो, सोशल रिलेशनशिप में हो, तो पीयर का मतलब ये नहीं है फोर्स्ड अपॉन नहीं होता, बाकी सब चीज़ें फोर्स्ड अपॉन होती है, आपके रिलेशंस, पेरेंट्स के, ब्रदर्स के, कज़िन्स के, लेकिन पीयर ग्रुप एक ऐसा होता है जो कोई फोर्स्ड अपॉन नहीं होता, वो आपकी खुद की लाइकिंग, डिसलाइकिंग के अकॉर्डिंगली फ्रेम होता है। तो वो ही आपको अगर जैसे ग्रोथ मिल रही है उस पीयर ग्रुप में, तो यू विल एन्जॉय, यू विल डेवलप लाइक एनीथिंग। बट समटाइम्स वेरी फ्यू पीपल आर अनलकी टू हैव अ नेगेटिव इफेक्ट ऑफ पीयर ग्रुप आल्सो। जहाँ पे वो कॉम्पिटिटिव भावना आती है, वहाँ प्रॉब्लम होती है। जहाँ कोलैबोरेटिव भावना आती है कि हम कोलैबोरेटिवली काम करेंगे, वो पीयर ग्रुप इज़ ऑलवेज़ फर्टाइल एंड इट ऑलवेज़ ऑन द ग्रोथ पैटर्न। सो दिस इज़ द वे एट लीस्ट आई वी हैव ग्रोन अप। तो अभी एक बहुत फेमस वाक्य है, हालाँकि उसका थोड़ा एक राजनीतिक गलियारे से होके भी आया था, पर सबका साथ सबका विकास। पर ऐसे एक्चुअली हम किसी और की लिए अच्छा हो, उसके लिए करते हैं तो वो हमारे लिए अच्छा हो। वो एक पिक्चर गाना था, तुम बेसहारा हो किसी का सहारा बनो, तुमको अपने आप ही सहारा मिल जाएगा। इस बातचीत को थोड़ा ज़्यादा विस्तार नहीं देते हुए मैं 1-2 प्रश्न और आपसे पूछ लूँ आपकी इजाज़त लेते हुए। उसमें राजेंद्र जी, एक अगर इतना जीवन के आपके अनुभव रहे, आप इतने स्थानों में गए हो, आपको सबसे अच्छी जगह कौन-सी लगी और क्यों? सबसे अच्छी जगह तो आप जहाँ बैठे हो, जहाँ पे भी आप इकट्ठे होते हो और 2 पल साफ-सुथरा निकल जाए, वही अच्छी जगह। कोई पर्टिकुलर प्लेस को अपन अच्छी जगह कह के आइडेंटिफ़ाई नहीं कर सकते कि भई मेरी जगह तो वही है जहाँ मैं ग्रो हुआ, जहाँ पैदा हुआ। लेकिन जहाँ पे भी आपको लगता है कि सुकून की ज़िंदगी निकल रही हो, साफ-सुथरी, तो वो जगह ही सब होती है। उसके लिए जगह पर्टिकुलर का होना, ना होना मायने नहीं है। लोग जंगल में बैठ के भी बेस्ट एंजॉय कर लेते हैं और लोग भीड़ों के अंदर भी बैठ के भी अकेला महसूस करते हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि आप जहाँ हो, जिधर हो, जहाँ पे आपको जहाँ वो कहते हैं ना दोस्त मिले साथ, वो जगह अच्छी बन जाती है। 4 यार मिल जाए तो 4 यार मिल गए यार, वगैरह, वगैरह। वो एक तो दोस्त है। आपके इस जवाब को मैं बहुत सराहना करते हुए भी इसका एक दूसरा एंगल और है। वो ये है कि वो कोई प्राकृतिक रूप से सुंदर जगह आपको लगी हो, कहीं गए हों। जो आपने बात कही उसको मैं हुँ, सम्मान के साथ हुँ, हुँ, स्वीकार करते हुए भी हुँ, ये समझिए इसका सब पार्ट हो गया हुँ, क्वेश्चन का, हुँ, हुँ। कि भई कहीं वहाँ पे गए वो याद में रहता है कि हाँ यार वो सुंदर थी, अच्छा। उस दृष्टि से लगा था कि वो मेबी प्राकृतिक रूप से ऐसा था कि आपके मन को उस लुभा गया वो स्थल। वो बिल्कुल सही बात है, वो जगहों की कुछ होती है महत्व। जैसे आप टूरिज़्म के हिसाब से देखा जाए तो स्लोवेनिया की तरफ हम गए थे एक बार, तो वहाँ पे जो कैसल्स जो बने हुए थे, देख के रियली हाइली इम्प्रेस्ड। कौन-सी जगह? स्लोवेनिया, अच्छा। वो क्रोएशिया, स्लोवेनिया, चेकोस्लोवाकिया के बाद में जो बने थे ब्रेकअप, तो वहाँ पे जो कैसल्स जो बने हुए हैं विद इन अ लेक, इफ यू सी, आपको लगता है इमेजिनेशन में जो बचपन में हम देखते आए थे परी कथा में, कि हुँ। जिस तरह से वो स्ट्रक्चर का पीछे का बैकग्राउंड और नीट एंड क्लीन स्काई विद ब्लू हॉरिज़न ऑल अराउंड, और खास करके पानी का मिक्सर विद स्काई के साथ में और ब्लेंडिंग ऑफ द डिफरेंट टाइप ओल्ड कैसल्स, रियली इट यादगार होता है। और मोस्टली मैंने भी देखा कभी-कभार तो ये अपने जो लैपटॉप के अंदर जो क्या कहते हैं स्क्रीन जो सेव स्क्रीन होता है उसमें स्क्रीन भी है शेयर उसकी करें। फ़ोटोग्राफ। क्या तो बात दैट है! दैट प्लेस इज़ रियली नाइस, व्हिच तो इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेस व्हिच आई हैव एवर सीन। ऑल्दो और भी काफ़ी सुकून वाली जगह है, बट आई पर्सनली फील दैट वाज़ द बेस्ट प्लेस टू सी। तो इसमें 2 क्वेश्चन और आएँगे सीरीज़ में, छोटे-छोटे ही हैं। उसमें एक ये, कोई किसी की कही हुई बात या किसी किताब में पढ़ा हुआ कोई कोटेशन ऐसा जो आप को विशेष रूप से पसंद आया, आपको याद रहता है? मेरे तो एक दो दो चीज़ बिलीव करता हूँ। एक तो मेरे वो वेरी रिस्पेक्टेबल फादर का वर्ड था कि कोई भी चीज़ के लिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, संसार है, थिंग्स मूव्स लाइक दैट। एंड सेकंडली, everything happens for the good. Wrong or right? In the long discussion, the long deliberation of the things I have seen personally, which we feel wrong sometimes, which in the long run we feel it was really a blessing in disguise. Had it not that happened, we would have not been in that place which today we are. So it should, everything should be taken with pinch of salt. At that time, you may feel कि ये गलत है, सही है, उसकी रूपरेखा अलग हो, लेकिन ओवरऑल बैलेंस शीट में आप जब देखेंगे उसको बड़े screen पे, then you will feel that everything whatever happened in anyone's life is everything happens for the good. तो देखिए, ये इन्होंने जो बात कही ना, उससे मैं इतना उत्साहित हो गया कि ये लैपटॉप है एक्चुअली लैब पे रखा हुआ था। मैंने उसको उठाया, थोड़ा घुमाया ऐसे, क्योंकि वो उत्साह होता है ना, तो ऐसे। तो ये जो एवरीथिंग हैपेंस फॉर गुड जो है, वो जब आप सुनते हो तो आपको कहीं न कहीं एक ऐसी ताकत मिलती है, क्योंकि जो है उसमें आप कुछ अच्छा ही देख लो,
जब ये वाली अप्रोच रहती है तो कुछ चीज़ों को लेके आगे बढ़ना थोड़ा आसान हो जाता है। चलते-चलते राजेंद्र जी, हो सकता है कोई ऐसा क्षण आपके जीवन में रहा हो, कोई इस तरह की घटना घटित हुई हो या कोई ऐसी न्यूज़ आई हो या कोई ऐसी बात जो आपको लगा कि हाँ, दैट पर्टिकुलर पीरियड और दैट पर्टिकुलर मोमेंट वाज़ वेरी स्पेशल। और इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर देते हैं अगर, कोई ऐसी बात जो आपको लगे कि दैट वाज़ लाइक अ टर्निंग पॉइंट इन योर लाइफ। दोनों अलग-अलग भी ले सकते हैं, दोनों के बारे में एक ही घटना या कोई ऐसा दो इंसिडेंट? इस तरह की आप जो बता रहे हैं, इसी में दो घटना या दुर्घटना मैं आपको ब्रीफ डाउन करूंगा। जी। स्कूलिंग करते वक्त नॉर्मली अप टू द 10th मेरे वी वर हैंग जस्ट फर्स्ट क्लास, जस्ट गेटिंग एट द 60% और सो। बट 11वीं का जब रिजल्ट आया, जो कि हमारे वक्त में फाइनल जो हायर एजुकेशन होती थी, 12th नहीं होती थी, तो 11th के जब मार्क्स फर्स्ट टाइम जब मैंने देखे तो आई वाज शॉक्ड टू सी दैट व्हाट द मार्क्स आर। मेरे पैरों तले जमीन हिल गई कि आई कांट बिलीव दैट दैट मार्क्स वर आई गॉट इट। अच्छे थे कि बुरे इट थे? वाज सो मच अबव देन व्हाट माय एक्सपेक्टेशन। ओह मैन कांग्रेचुलेशंस In the जी। 10th, I got 60%, and in the 11th, I got 92%. So मैन 32% rise was, and I अमेजिंग। never thought in my life that I can कैसे cross किया? about 90. I कैसे know, I किया आपने? myself don't know. नहीं कुछ तो किया होगा, So सीक्रेट बताओ I, आप। no, 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 no knuckle, no suckle, किसी से प्रेम हो everything. गया था उस मतलब बीच में? प्रेम नहीं हुआ, प्रेम but वो पढ़ने से प्रेम। उसके बाद में that motion I kept it through and through, and that जो initial formation जो मिला मेरे को, I got through engineering college and lucky to enough to have a, I was the one of the first to get a gold medal from our community in वाओ! civil engineering at Jodhpur. So that was my first. Second, which I enjoyed, when we were in Mumbai, my son was doing. Uh, See, he completed his 12th and he applied for so many multi colleges admission all around the world. Unluckily, he got in the waitlisting of MIT, an early decision, and at that time, so he was slightly feeling not हुँ, up to date because he was thinking to get admitted to MIT or Stanford somewhere. एंड वी वर, हम सब जने शांति से बैठ गए, बच्चे को देखते हुए फील कर रहे थे कि यार ये क्या हो गया। लेकिन उसी दिन शाम को, रात को, वी वर कमिंग आउट ऑफ द हैंगिंग गार्डन वॉक करके, मैं और मेरी वाइफ प्रीति, एंड शी रैंग मी कि पापा एक और जल्दी घर पे आना, एक मैसेज आया है। एंड ही वाज सेलेक्टेड फॉर टाटा स्कॉलरशिप विद द कॉर्नल, and which was वाओ! far far better than what we ever thought in my life. So these were the 2 points where we were really overjoyed to hear that he was one of the candidates for a Tata scholarship as a at a Cornell, which was bearing all the cost of tuition, boarding, lodging, ever travel to India once a year. Probably it was a boon, I can say, in changing of our lifestyle and thinking towards the life, which we never thought of. Otherwise, probably we would not have achieved what we have achieved till date. एब्सोल्युटली। तो रहने में आपको धन्यवाद करने के साथ-साथ ये आपकी लास्ट बात से मेरे मन में एक सवाल आ गया जो कि मैं अभी न्यूयॉर्क से जब आ रहा था और फ्लाइट में मेरे साथ जो बैठी थी माताजी एंड मेनी पेरेंट्स फील एक मोमेंट होता है जब बच्चा भारत से बाहर जाता है, अच्छा लगता है उसको, फिर कभी लगता है अरे यार ये तो दूर ही रहेगी हमेशा, अब उसके फिर बच्चे भी होंगे, तो भी वो वाली एक बॉन्डिंग माता-पिता के साथ कम बन पाती है जो कि अगर पास में ही रहता तो। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? और सिर्फ़ आपका पर्सनल क्वेश्चन के हिसाब से नहीं लेके इन जनरल क्योंकि हम भारत के होते हैं, हमारे अंदर भारत का प्रेम होता है लेकिन अ, बच्चे बड़े होके जाते हैं, उनके मन भी रहते हैं, लेकिन फिर जो नेक्स्ट जेन आती है वहाँ पे, विदेश में एनआरआईज़ के पॉइंट ऑफ व्यू, चाहे अमेरिका हो, कोई भी कंट्री हो। सो हाउ डू यू सी दिस कॉल इट पहले कुछ ब्रेन ड्रेन वर्ड यूज़ करते थे, बट अगर हम इसको इमोशनल एंगल से और ऐसे सोशल या कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, पर्सनल क्वेश्चन नहीं, जनरल हाउ डू यू सी दिस और मुझे लगता है अभी ये बहुत अधिक हो रहा है कि हर एक परिवार में से या मेरे जितने भी सर्कल में बहुत सारे लोगों के बच्चे जो हैं, मैं तो खुद वहाँ पे गया हूँ, तो मैं किसी क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसे यहाँ आता हूँ तो ये डिस्कशन काफ़ी आता रहता है मेरे सामने। नहीं, टू बी वेरी फेयर, मैं जिस एनवायरनमेंट में हम रहे हैं, क्योंकि बेसिकली मैंने आफ्टर ग्रेजुएशन आई वाज शिफ्टेड टू दिल्ली, फार फार अवे फ्रॉम जोधपुर। एट दैट टाइम जोधपुर से दिल्ली भी एक बहुत दूर चीज मानी जाती थी, जब ब्रॉडगेज नहीं हुआ करता था। जी, जब जी। उसमें बस से आना जाना, इट वाज समथिंग लाइक ए डिफिकल्ट। तो आप एक बार घर से बाहर निकले, चाहे 100 किलोमीटर बाहर निकले, चाहे 10,000 किलोमीटर बाहर निकले, मेरे दिमाग में तो क्यों, वी वर्क इन सेंट्रल गवर्नमेंट, सेम थिंग वी हैपन फॉर आवर्स। पेरेंट्स से दूर, चाहे आप घर पे बाहर निकलने के बाद वही 10 घंटे लगते हैं।
अब चाहे यूएस में पढ़ रहे, चाहे बेंगलोर में रहे, आई डोंट सी मच ऑफ द डिफरेंस, एटलीस्ट मेरे परसेप्शन में। हाँ, ठीक है, वो अर्लियर जनरेशन, बिकॉज़ वी वर द बेबी बूमर एज, नाउ द जनरेशन बीटा एज हैज़ कम नाउ। हमारे चिल्ड्रन वर जनरेशन वाई एंड जनरेशन ज़ेड, तो उनके लिए मैं नहीं समझता कि ये कोई है। हाँ, हम लोगों को भी अब एटलीस्ट हमारी जनरेशन को, जो बेबी बूमर वाली रही है, उनके लिए भी मेरे को नहीं लगता वो वाली फीलिंग थी जो कि अर्लियर वाली जो फीलिंग पुराने वाले होते थे कि घर के आसपास राजस्थान से बार-बार जाओ, जोधपुर के बाहर मत जाओ। वो थिंग्स हैव probably now nowhere carry the meaning. Now the world has come so small that we are talking on the WhatsApp every day, every second day, every third day, and within 18 hours of flight, चाहे आप बेंगलोर से आप घर जाना चाहो, चाहे यूएस से आना चाहो, हाँ, मन की स्थिति थोड़ी बदलाव आ जाती है, थोड़ा डिस्टेंसेस पे रहने पे उतने रिलेशनशिप डेवलप नहीं होते, लेकिन दिस इज द पार्ट ऑफ द लाइफ विच वी हैव टू एक्सेप्ट एज पर द चेंजेस। या तो फिर वही पुराना सांस्कृतिक वैल्यूज पे रहें, या थोड़ा मॉडिफिकेशंस रहें, दोनों की अपनी अपनी limitations हैं, and everyone has to tolerate with it, and people are living all around। हमारी कॉलोनी में या दिल्ली में हम देखते हैं, most of the families are like that only, older generations are here, children are living outside। यहाँ पे रहते हुए भी नोएडा में रह रहे हैं बच्चे, कोई गुड़गांव में रह रहा है, मतलब नॉट विद द पेरेंट्स, दे आर हैविंग अनदर हाउस, लिविंग अवे फ्रॉम देयर ओल्ड पेरेंट्स, एंड ओल्ड पेरेंट्स भी अपनी प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए एंजॉय कर रहे हैं। तो साइटली चेंजेस आए, और आगे आने वाला टाइम तो probably यही है, you can't have well within the same nest। तो ये समय तो धन्यवाद करने का आ गया, लेकिन जैसे मैंने कहा था मेरे पास तो प्रश्न आते रहते हैं, पर ये मैं इसको लास्ट रख लूंगा क्योंकि मुझे पता है आपको नींद आने लगी थी, मैंने थोड़ी उड़ा दी। तो इमोशनल स्ट्रेंथ और इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी कह दो, या ये दोनों जरूरी होते हैं, और चूंकि आप और मैं दोनों इस मामले में सौभाग्यशाली हैं कि बेटी बेटा दोनों का एक्सपीरियंस हमारे साथ है। तो आपको क्या इन जनरल आपको लगता है कि ये जेंडर रिलेटेड बात है कि जैसे लड़कियां जो होती हैं बेटियों के पॉइंट ऑफ व्यू, उनका इमोशनल क्वोशेंट इंटेलेक्चुअल क्वोशेंट के साथ में बेटों के मुकाबले में ज्यादा प्रोमिनेंट होता है, या दोनों में इससे फर्क नहीं पड़ता है? सो बेसिकली हाउ डू यू सी डॉटर सन in the context of their level of emotional expressions and intellectual understanding? वो बिल्कुल आप जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सही है। जैसे अगर आप सोचते हैं कि अगर डॉक्टर ने आपको कहा कि भाई आपके शुगर है, तो बेटी का एक एक्सप्रेशन ये होगा, अरे पापा को अब ध्यान रखना पड़ेगा, सब्जी वो खानी है, मिठाई वो खानी है, वो खानी है। और लड़के का रिएक्शन होगा, और खाओ मिठाई। मतलब चीज वो और मतलब आपको कंट्रोल नहीं है, वो दोनों का अपना अपना रिएक्शन वही रहेगा, मेथोडोलॉजी वही रहेगी जो पहले जमाने में होती थी। और इमोशन क्वोशेंट तो डिपेंड करता है वो बच्चों के अपने अपने एटीट्यूड पे बेसिकली। सेकेंडली, नाउ द जनरेशंस आर हैविंग देयर ओन, हर एक की अपनी लाइफ इज नॉट दैट सिंपल एज अर्लियर इट वाज। हर एक को अपने एवरी डे दे हैव टू फाइट देयर ओन वॉर और बैटल। तो यस, टू बी वेरी है कि लड़कियों का अपने पेरेंट्स के प्रति थोड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि दे हैव ए फ्रीडम टू टेक केयर ऑफ देयर हस्बैंड, एंड नाउडेज बॉयज आर सो timid, I can say that they are very very timid to go against their wives, although we अच्छा, were। आप अपने लिए कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो कि आपने तो यूं शेरशाह सूरी क्या मतलब है? हम बहादुर सिंह हम शेरशाह सूरी थे या नहीं थे, लेकिन सूर जरूर थे हमारे। हमारे सूर में हमारे वाइफ के सूर मिलते थे। अब तो वाइफ के सुर में आपके सुर मिलाने पड़ते हैं, तब कहीं जाके। तो एक चाइनीज कहावत मैंने कभी पढ़ी थी कि वो घर दुखी है जहाँ मुर्गे की अपेक्षा अधिक तेज आवाज में बांग देती है। ऐसा था, भाई चाइनीज कहावत थी, मुझे इम्पोर्टेड है। तो एनीवे, यत्र नारी पूज्यते रमन्ते तत्र देवता वाली बात तो अपने स्थान पर है ही है। पर चलते चलते चूंकि आपने ये प्रसंग छेड़ दिया है, तो एक दिन आता है जब सब लोग अपने प्रेम का उत्सव मना रहे होते हैं, तो कई लोग उपहार देने को प्रेम के मजबूती का एक महत्वपूर्ण चरण मानते हैं। आप अगर गिफ्ट आप देखें कि यार बहुत प्रेम में ये लाया था, अगर बता सकें, बताना चाहें, या कोई रोमांटिक एक्सप्रेशन आपको लगता है कि हाँ यार उस वक्त मैंने ऐसा था जो कि मतलब बच्चों को भी मैं बता दूं तो अच्छा लगे, ताकि बेटे की शादी हो या वो अपनी प्रेमिका को मिले तो उसको भी कुछ टिप मिले?
नहीं, नहीं, कुछ टिप देने लायक है नहीं। ये सारी चीज़ें इंडिविजुअल की होती है, जो कि बड़ी कॉन्फिडेंशियल होती है, जो बताने पे बड़ी स्थितियाँ दुर्भाग्यपूर्ण भी हो सकती है। तो कृपया करके मेरे को इस बड़े प्रश्न से दूर रखें। ना कोई रोमांटिक क्रिएशंस के लिए कोई गिफ्ट दिया जाता है। अब कि रोमांटिक हो जाए, बस वही एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। क्या बात है! ये तो बिल्कुल गोल्डन वर्ड्स फ्रॉम अ गोल्ड मेडलिस्ट, ये हमने टाइटल रख दिया इस बातचीत का। ओके, और थैंक यू वेरी उसके मच। साथ जब समाप्त कर रहे हैं, थैंक यू अशोक तो जी, आप ये दूर से आए थके हुए आज, लेकिन उसके बावजूद आपने कौन समय निकाला। कौन कह सकता है कि मैं थका हुआ हूँ? मुझे तो लग नहीं रहा है, मतलब चेहरे से तो नहीं लग रहा है। नहीं, नहीं, इसका धन्यवाद नहीं, आप तो कंपनी को भी जाता है। हाँ, नहीं वो कब चलिए, थैंक यू अशोक जी। थैंक यू, सबके लिए शुभकामनाएँ। ओके। बाय।